आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार एसएफआई ने मुझे आमंत्रित किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। और वो विषय है गुजरात मॉडल बनाम केरला मॉडल। हम लोग सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव के पहले से ही 2-3 साल भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम संगठनों ने पूरे देश के अंदर बहुत ज़ोर शोर के साथ गुजरात मॉडल का प्रचार किया और कहा कि गुजरात में जो विकास है, गुजरात की सड़कें, गुजरात के तमाम विकास कार्य, गुजरात में उद्योग धंधे, हर तरह का विकास गुजरात में हुआ है। और अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो इस तरह का विकास पूरे देश में होगा। और निश्चित रूप से हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, उनके हाथ में जो प्रसार के साधन हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके गुजरात मॉडल को लोगों के सामने पेश किया। और भारत की जनता जो बेरोज़गारी, गरीबी, भूख से त्रस्त थी, जो अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखने के लिए ललायत थी, उसने सोचा कि ठीक है, अगर गुजरात में ऐसा इन लोगों ने किया है तो हो सकता है कि पूरे देश में वो करेंगे। और इसका एक नतीजा ये रहा कि बड़े पैमाने पर एक तरफ लोग कांग्रेस की सरकार से भी बहुत परेशान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनको सरकार बनाने का मौका दिया। आज जब देश के इतिहास में पहली बार एक महामारी को लेकर के एक ज़बरदस्त संकट का सामना पूरा देश कर रहा है, तो ये असली परीक्षा है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें इस चुनौती को किस तरह से स्वीकार कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अगर इस कोरोना वायरस से निपटना है तो केरला मॉडल से ही हमको सीखना होगा और केरला मॉडल को हमें लागू करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमको धोखा दिया गया एक ऐसा गुजरात का मॉडल पेश करके, जिसमें दरअसल आम जनता के लिए कुछ नहीं था, आम जनता की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं था। और केरला का जो मॉडल है, जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ मॉडल है, उनके हितों को ही सर्वोपरि रख के आगे बढ़ता है, उसको जानबूझ करके आज तक लोगों के सामने बहुत कम करके पेश किया है, उसकी हंसी उड़ाई गई है, उसका मजाक उड़ाया गया है। और ये कहा गया है कि जो केरला के लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, समाजवाद की बात करते हैं, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ, जिनका ज़माना चला गया। लेकिन आज हमको बहुत गंभीरतापूर्वक समझना होगा किसका ज़माना जाना चाहिए और किसका ज़माना आना चाहिए। अब हम देखें, अगर इन दोनों प्रांतों में अगर हम देखें कि कोरोना वायरस के साथ इन दोनों सरकारों ने किस तरह से निपटने का काम किया या प्रयास किया, तो बहुत कुछ हमारे सामने बहुत साफ हो जाएगा। हम जानते हैं कि चीन में दिसंबर के अंत तक कोरोना वायरस के बारे में पता चल गया था और वहाँ से उसकी खबरें भी आने लगी थीं। हमारे देश में किसी ने भी उन समाचारों को किसी तरह की तरजीह नहीं दी, गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, केरला को छोड़ करके। केरला को पता था, केरला की सरकार को पता था कि उनके यहाँ चाइना से भी लोग वापस आएंगे और लोग बाहर से वापस आएंगे और उनके साथ ये बीमारी केरला में भी आ सकती है। और इसलिए उन्होंने 1 जनवरी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी कि जब ये वायरस केरला में प्रवेश करेगा तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी होगी। इसके लिए उन्होंने
अस्पतालों को ठीक किया, उनकी व्यवस्था को ठीक की, टेस्टिंग की जो तमाम ज़रूरतें थीं, वो सामान थी, सामग्री थी, उसको इकट्ठा किया, क्वारंटीन के बारे में फ़ैसले करना शुरू कर दिया और लोगों को कैसे चेक किया जाएगा, जब लोगों का प्रवेश होगा कैसे उनकी चेकिंग की जाएगी, इसकी पूरी तैयारी की। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल कोरोना के बारे में न कुछ बात कर रही थी, न कोई तैयारी कर रही थी। और हम लोग जानते हैं कि हवाई जहाज़, हवाई अड्डे और रेलवे, ये तो सब केंद्र सरकार के हाथ में है। जब तक वो नहीं बंद करेंगे तब तक ये सब चालू रहेंगे और उनको बंद करने की ताकत किसी दूसरी सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार क्या कर रही थी हम लोग सब जानते हैं। वो दिल्ली के चुनाव में बहुत हस्तक्षेप कर रही थी, वो ट्रंप की तैयारी कर रही थी और उसके बाद पूरा मार्च का महीना केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को पलटाने में ही लगी हुई थी। और जब वो सरकार पलट गई, भाजपा की सरकार 20 मार्च को वहाँ बन गई, तो उसके बाद ही केंद्र की सरकार ने फिर कोरोना के बारे में सोचना शुरू किया और फिर एकदम से 4 दिन के बाद लॉकडाउन का फैसला मतलब बिना किसी से बातचीत किए ले लिया। लेकिन केरला की सरकार ने दिल्ली की सरकार का इंतज़ार नहीं किया। वो हवाई अड्डे बंद नहीं कर सकती थी, रेल को नहीं बंद कर सकती थी, लेकिन उसने चेकिंग का काम शुरू कर दिया। और सबसे पहला केस केरला में ही वुहान से ही लौटने वाले एक छात्र का था जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव था। लेकिन जब वो 30 जनवरी को पहुंचा केरला के अंदर, तो केरला की सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी। 2 दिन बाद 2 छात्र और आए, वो भी पॉजिटिव थे। और उसके बाद जो कमाल की बात है वो ये कि 30 जनवरी को ही जो केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारी कॉमरेड है, हमारी एडवा की भी नेता हैं, शैलजा टीचर, उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन कर दिया और जनता को पूरी जानकारी दी कि ऐसी ये बीमारी है, ऐसे ये स्टूडेंट्स आए हैं, ये मरीज़ हैं और इस बीमारी से निपटने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी दी। और ये भी बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, सरकार आपके साथ है, लेकिन आप लोग सरकार का पूरा साथ दीजिए और लोगों जानकारी भी देते रहिए और सरकार जो भी फैसले करे उनको भी पूरी तरह से लागू कीजिए, उनका पालन कीजिए। और चूंकि सरकार एक तरफ जनता को हर बात से अवगत करा रही थी और चूंकि जनता को सरकार से ये उम्मीद थी, ये भरोसा था कि ये सरकार हमारे हित में काम करेगी, इसलिए जनता ने भी पूरी तरह से सहयोग किया। तो हमने देख सकते हैं कि कोरोना का पहला केस केरला के अंदर जनवरी के अंत में आया। फरवरी भर कोरोना के केसेस आए और उनकी ट्रैकिंग की गई, उनकी टेस्टिंग की गई और जितनी टेस्टिंग केरला ने मार्च के आखिर तक की, उतनी टेस्टिंग अगर हम जनता आबादी का अनुपात लें तो कहीं भी नहीं हुई थी। और यही वजह है कि टेस्टिंग करके और जो लोग पॉजिटिव थे उनके तमाम संपर्क में आने वाले लोगों को फॉलो करके उनका सबका पता लगा करके जब तक लॉकडाउन हमारे देश में लागू किया गया, उसके पहले ही केरला ने अपने यहाँ स्कूलों को बंद कर दिया था, मॉल्स को बंद कर दिया था, सिनेमा को बंद कर दिया था। एक तरह से अर्ध लॉकडाउन उन्होंने अपने राज्य में लागू कर दिया था और पूरी ताकत के साथ सरकार इस महामारी से निपटने में लग गई थी। अब इन मुद्दों को हम देखें कि गुजरात की सरकार ने क्या किया। गुजरात में पहले केस का पता चला मार्च की शुरुआत में, लेकिन फरवरी भर गुजरात की सरकार क्या कर रही थी, वो तो ट्रंप साहब के आगमन की तैयारी कर रही थी। और ये कितनी मतलब जिसको कहना चाहिए, इसको बेवकूफ़ी नहीं कहा जा सकता, ये घातक है। क्योंकि गुजरात भी एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं
और भारत के कोने कोने से भी आते हैं। वो भी एक ऐसा राज्य था केरला की तरह जिसको बहुत जल्दी इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई तैयारी नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं कि जो गुजरात मॉडल है उसका मतलब अगर उसके केंद्र बिंदु को हम समझे तो वो है निजीकरण, हर क्षेत्र का निजीकरण और बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही तमाम क्षेत्रों में प्रवेश करने का और कब्जा करने का अधिकार देना। ये है गुजरात मॉडल की असलियत जो अब दिखाई दे रही है। क्योंकि आप सोचिए कि गुजरात में बिहार से कम वेंटिलेटर हैं। गुजरात की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, वो सब प्राइवेट हाथों में है। और जो वहाँ की सरकार है, फरवरी भर अगर वो फिर भी कोशिश करते कि उनकी हालत इतनी ख़राब थी, अगर स्वास्थ्य का ढांचा हम देखें तो कुछ हो सकता है वो इस बीमारी की निपटने की तैयारी कर सकते थे। लेकिन वो तो ट्रंप के आगमन की तैयारी कर रहे थे, वो तो केंद्र सरकार की बताई हुई बातों पर चल रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 25 फरवरी को ट्रंप के आगमन पर 1.5-2 लाख की रैली की गई अहमदाबाद के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद कोई सूचना आई नहीं है आज तक कि जिन लोगों ने उस रैली में भाग लिया क्या उनकी कुछ टेस्टिंग हुई, क्या उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इनको इन्फेक्शन हुआ है, क्या इन्होंने एक दूसरे को दिया है। ये कुछ भी नहीं किया गया। और गुजरात में मार्च का पूरा महीना निकल गया, कोई भी चीज़ बंद नहीं हुई। जब देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया उसके बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह से गुजरात में बहुत देर में हुई। आप सोचिए कि मार्च के अंत तक और अप्रैल तक जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं उनको सरकार मास्क दे रही थी और कोई किसी तरह की तैयारी कहीं भी नहीं थी। और जो मरीज़ थे उनके देखभाल के लिए, उनके उपचार के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं था। और इसीलिए आप अगर गुजरात को देखें और अगर आप केरला को देखें तो केरला का ग्राफ ये है कि शुरू में वो बहुत ऊंचा जाता है, फिर वो बिल्कुल नीचे आकर के बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है। और अब चूँकि आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ भी चल रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, लोग बाहर से केरला में आ रहे हैं, तो कुछ केसेस और निकले हैं, लेकिन उनकी पूरी तैयारी है इन केसेस का इलाज करने का और इनको आइसोलेट करने का, क्वारंटाइन में डालने का। इस तरह की कोई भी तैयारी गुजरात में ना मार्च के महीने में थी, ना अप्रैल के महीने में की गई और ना मई के महीने में आज तक हुई है। और इसके नतीजे बिल्कुल सामने आते हैं। आप देखिए कि केरला में मार्च के अंत तक केरला के मुख्यमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया। और वो उस तरह का फर्जी पैकेज नहीं जो हमारे दूसरे नेता प्रधानमंत्री जी घोषित कर रहे हैं। उस पैकेज में क्या क्या था? एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करने की बात, लेकिन और भी क्या चीज़ें थी। जब स्कूल बंद हो गए थे तो बच्चों का जो दिन का भोजन था मध्याह्न का वो बंद हो गया था। तो आंगनवाड़ी को, आशा वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई कि वो घरों में जा कर के बच्चों को पका हुआ खाना दिन का दें, इसके साथ साथ राशन भी उपलब्ध कराएं। वहाँ पर जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 35 किलो फ्री राशन महीने महीने का दिया गया। और जो बीपीएल नहीं है, जिनके पास कार्ड है या नहीं है, उनको सबको 15-15 किलो फ्री में दिया गया। इसके अलावा उनको तेल, साबुन और दाल और दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध कराई गई। हर पंचायत में जो आम सार्वजनिक किचन लगाए गए और पंचायत का नंबर सबको दिया गया कि अगर आपके पास खाने को नहीं है तो आप पंचायत में फ़ोन कीजिए और आपके घर तक खाना पहुंचाया जाएगा, आपको राशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप सोचिए कि जितने पेंशन्स मिलते हैं केरला के अंदर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो
असंगठित मजदूर हैं उनकी पेंशन, वो सारी की सारी पेंशन की राशि 6 महीने की उनके घरों में जा कर के उनको पहुंचाई गई ताकि उनके हाथ में पैसा रहे। ये मैं सिर्फ कुछ उदाहरण दे रही हूँ उस पैकेज के जो केरला की सरकार ने तुरंत मार्च के महीने में सिर्फ घोषित ही नहीं किया बल्कि घर घर पहुँचाने का काम भी उन्होंने किया, उसको लागू करने का काम उन्होंने किया। आप सोचिए जो मतलब जो हमारे बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं, जिनको हम मतलब जो जिनके बारे में है कि ये पुरुष भी नहीं है महिला भी नहीं है, किन्नर लोग, उनके लिए भी स्पेशल पैकेज दिया गया कि उनको उनके लिए रहने की जगह और उनको भी ज़िंदा रहने के लिए राशि और सामान, ये सब कुछ केरला की सरकार ने उनको उपलब्ध कराया। अब मैं आपको बताऊं कि 2 लाइन में मैं बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी गुजरात की सरकार ने नहीं किया। आज भी गुजरात से तमाम शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं और जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो टेस्टिंग की बात है, आज भी गुजरात के अंदर टेस्टिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मतलब शुरू में भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, और इसके बारे में मैं आपको और भी कुछ बातें आगे बताऊंगी। लेकिन मैं भी ये भी बताना चाहती हूँ कि गुजरात और केरला दोनों में दूसरे राज्यों से आए हुए श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है। इनको दूसरे राज्य प्रवासी मजदूर कहते हैं, केरला की सरकार इनको मेहमान कहती है। केरला में 25 लाख से ऊपर हैं और इनके लिए इंतज़ाम भी शुरू से ही किया गया। इनके लिए कैंप्स खोले गए, इनका बिजली पानी किराया माफ़ किया गया, इनको कैंपों में रख करके इनको उनके मनपसंद खाना इनको पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। इनको सूखा राशन भी दिया गया और इनको हर एक वो सुविधा देने की कोशिश सरकार ने की ताकि वो वहाँ पर बने रहें। निश्चित है कि वो अपने घर जाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप सब बहुत दूर रहते हैं। और जब ट्रेन चलने लगी तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ के जो ये मेहमान हैं वो वापस लौट रहे थे और वहाँ स्टेशन के पास हमने देखा एक कॉमरेड पिनराई विजयन की बड़ी तस्वीर थी और कुछ मज़दूर उसको सलाम कर रहे थे और कह रहे थे थैंक यू कॉमरेड और हम वापस आएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि ये जो 25 लाख मेहमान हैं इनका मतलब करीब करीब 80% हिस्सा ऐसा है जो जा नहीं रहा है वापस अपने घर। इसके लिए 2 बातें हैं, एक तो उनकी जो देखभाल की गई और दूसरा ये कि चूंकि वहाँ पर केसेस पर कंट्रोल किया गया, टेस्टिंग करके, कांटेक्ट करके, आइसोलेट करके, ये जो काम किया केरला की सरकार में जिसकी वजह से केसेस की संख्या बिल्कुल दबा दी गई, उसका नतीजा है कि वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है, निर्माण का काम, छोटी फैक्ट्रियों का काम, जहाँ पर ये हमारे दूसरे राज्यों के मज़दूर काम करते थे तो अब उनको काम भी मिल रहा है तो वो काम पर भी जा रहे हैं। और अगर वो वापस आना चाहते तो ट्रेन के लिए भी केरला की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके लिए ट्रेन का भी इंतज़ाम हो। अब अगर हम देखें कि गुजरात की क्या तस्वीर है तो गुजरात में हमने देखा कि अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही सूरत में जो प्रवासी मज़दूर हैं हज़ारों की संख्या में सड़कों पर आने लगे, राजकोट में आने लगे, पथराव करने लगे। उनको कमाया हुआ वेतन नहीं मिला था और उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, सरकार की तरफ से कोई उनको मदद नहीं मिल रही थी और उन्होंने अप्रैल के महीने से ही पैदल और साइकिल पर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ निकलना शुरू कर दिया और पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतों को झेलते हुए वो पहुँचे। आज भी वो वहाँ परेशान हैं, रोज़ हल्ला मचा रहे हैं, उनको ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। अब गुजरात की हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि गुजरात की सरकार को उनके टिकट का पैसा देना ही पड़ेगा। ये जो झूठ बोल रही थी केंद्र सरकार के हम दे रहे हैं 85% दे रहे हैं, उसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है और अब शायद
गुजरात की सरकार ने कुछ व्यवस्था की है कि ट्रेन के टिकट का पैसा वो देगी, लेकिन कितना देगी, कितने लोगों को पहुंचाएगी, अभी तक वो बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो प्रवासी मजदूर, मेहमान मजदूरों के प्रति भी इन दोनों सरकारों का रवैया बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत था। अब हम देखें कि सरकारों ने किस तरह से जिम्मेदारी निभाई। केरला के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले दिन से ही रोज़ स्वास्थ्य मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि अब हालत क्या है, आगे क्या होने वाला है, जनता को क्या क्या करना चाहिए। और इस सब का नतीजा एक चमत्कार है। क्या चमत्कार है कि कल के दिन 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तिहान पूरे राज्य में हो रहे हैं, और ये ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, ये इम्तिहान परीक्षा केंद्रों में हो रहे हैं। हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि केंद्रों के बाहर वो गोल चक्कर बनाए गए हैं ज़मीन के ऊपर, जिसके ऊपर बच्चे खड़े होंगे ताकि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। सबके पास मास्क है, सबके पास पूरा सामान है। टीचर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं जो बच्चों को सब कुछ समझा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है। क्लासरूम के अंदर जो टेबल हैं बच्चों के, वो सब दूर दूर रखे गए हैं और बच्चे जा कर के आराम से अपना इम्तिहान दे रहे हैं। ये तस्वीर दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कहीं भी भारत में नहीं देखा जा सकता है। कहीं भी भारत में वो हालत नहीं है कि इस तरह से इम्तिहान केंद्रों में करवाए जाएं। ये एक उपलब्धि की निशानी है कि केरला की सरकार ने कैसे निपटा है इस मामले से। इसके अलावा जो वहाँ पर मालिक हैं, जो मज़दूरों की का वेतन है, वो भी उनको दिलवाया गया है, सरकार ने भी दिया है। और जिस तरह की तस्वीर हम गुजरात में देखते हैं कि मज़दूर वहाँ हल्ला मचा रहा है सड़कों के ऊपर कि उसको उसका वेतन, मतलब कमाया हुआ वेतन भी नहीं मिला है, उसका किराया उससे वसूला जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, वो भी तस्वीर बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो इम्तिहान कल हुआ है, ये एक वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त इस बात का प्रमाण है कि केरला ने किस तरह से इस महामारी से निपटने का काम किया है और गुजरात उसके मुकाबले में कितना पीछे है। तो अब गुजरात की सरकार क्या कर रही है? गुजरात की सरकार ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ एक उद्योगपति है जिसने वेंटिलेटर बनाया है, यानी जो आत्मनिर्भरता का नारा है उसको लागू किया है, और गुजरात सरकार ने करोड़ों रुपए उसको मिले जो बाकी किसी को नहीं मिला है पीएम केयर्स के फंड से। ये पीएम केयर्स का फंड भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन गुजरात की सरकार को ये पीएम केयर्स फंड से कई हज़ार करोड़ रुपए मिले उस मालिक से वेंटिलेटर खरीदने के लिए। और ये जो मुख्यमंत्री है रूपानी, वो निकला नहीं था अपने घर से, लेकिन जब ये वेंटिलेटर लगाए गए अस्पताल में तो बड़ी शान के साथ वो आया और उसने उद्घाटन किया और कहा कि देखिए ये गुजरात में वेंटिलेटर बने हैं। लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल को चलाने वाले लोग, उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर बिल्कुल बेकार हैं, ये वेंटिलेटर हैं ही नहीं, ये तो अम्मू सेट हैं, ये वेंटिलेटर का काम करते ही नहीं हैं। तो ये है गुजरात मॉडल कि पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करो, सरकारी धन हज़ारों करोड़ रुपया उनको उपलब्ध करो और उनका जो सामान है वो भी फर्जी निकले, किसी के काम का नहीं निकले। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो कंपनी है जिसने ये अम्मू पंप जो बनाए और उनका नाम वेंटिलेटर रख दिया और बेचा, उस कंपनी के बोर्ड पर एक वो भी व्यक्ति था, उस वक्त जल्दी उस हट गया, जिसने वो 10 लाख का सूट मोदी जी को गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था। तो ये है गुजरात मॉडल, पूंजीपतियों के साथ साठगांठ, सरकारी पैसा पूंजीपतियों को उपलब्ध कराया जाए और उसके बदले में जनता को कुछ भी न मिले। ये सबसे बड़ा प्रमाण है गुजरात मॉडल का।
और सरकार उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब तो जो उच्च न्यायालय है गुजरात का, वही लगातार हस्तक्षेप कर रही है, वही आदेश पारित कर रही है, वही कह रही है जो प्रवासी श्रमिक हैं वापस जा रहे हैं उनके टिकट का पैसा देना पड़ेगा, वही कह रही है राशन देना पड़ेगा, वही कह रही है अस्पतालों को ठीक करना पड़ेगा। वही हाई कोर्ट है जिसने कहा है कि तुम्हारा जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वो तो जेल की तरह है, उसमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसको ठीक करो। वो हाई कोर्ट है जिसने कहा कि टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो, टेस्टिंग को बढ़ाओ। और जवाब में गुजरात की सरकार ने कहा कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो अहमदाबाद की आबादी में 70% लोग हमको कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलेंगे, उनका हम क्या करेंगे, उनके लिए हमारे पास पलंग नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तो ये आप फ़र्क देखिए, एक राज्य है जो छोटा राज्य है केरला, पहले दिन से टेस्टिंग, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद कॉन्टैक्ट, क्वारंटाइन, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल्स के अंदर पूरी सुविधा, क्वारंटाइन की जगह पे पूरी सफाई, पूरी सुविधा, वहाँ पर लगातार लोग जाकर के क्वारंटाइन में लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको उनके हालत पे छोड़ नहीं दिया गया है। और गुजरात में कुछ नहीं। वहाँ की सरकार कहती है कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो अहमदाबाद के 70% लोग पॉजिटिव निकलेंगे, हम उनका क्या करेंगे, हमारे पास पलंग नहीं है, हमारे पास खाट नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। और एक बात अब मैं और कहना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब से कोरोना वायरस की महामारी आई है हम लोग बात कर रहे हैं योद्धाओं की। कौन है योद्धा? हमारे तमाम स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मी तक। एक तरफ केरला में हम देखें तो स्वास्थ्यकर्मियों का, और स्वास्थ्यकर्मियों में हम सफाई कर्मचारियों को भी गिन रहे हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर ज़रा सी भी वो शिकायत करते हैं तो तुरंत उनको ड्यूटी से हटा करके उनकी टेस्टिंग होती है और उनके स्वास्थ्य का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। उनको इज्जत दी जाती है, उनका आदर किया जाता है, कोई भी उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है। उनको मास्क से लेकर के PPE किट, हर तरह की सुरक्षा की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई है। और दूसरी तरफ अभी गुजरात में क्या हुआ, अभी हाई कोर्ट में एक गुमनाम याचिका डाली गई है। गुमनाम याचिका कभी भी कोई हाई कोर्ट देखता नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, क्योंकि उसको भेजने वाली एक डॉक्टर है और एक जूनियर डॉक्टर है। और उसने बताया, उसने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स तो आते ही नहीं हैं अस्पताल, और हम लोगों के पास न मास्क है, न हमारे पास PPE किट है, न हमारी कोई देखभाल हो रही है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। और उसने कहा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस महामारी को फैलाने वाले सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग होंगे डॉक्टर, नर्स और तमाम कर्मचारी, क्योंकि हमारी कोई भी देखभाल नहीं हो रही है, हमारी टेस्टिंग नहीं हो रही है। हम बीमार पड़ते हैं तो हमको कामचोर कहा जाता है, हमारा इलाज नहीं हो रहा है। ये कितनी भयानक बात है, ये कितनी भयानक बात है। इसका मतलब ये है कि गुजरात की सरकार अपने लोगों की ज़िंदगी को कुछ समझती ही नहीं है। उनके लिए जो मामूली लोग हैं वो केवल एक आंकड़ा है, एक नंबर है, एक इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखें केरला को, जहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक व्यक्ति के साथ संपर्क है, हर एक व्यक्ति की चिंता है, हर एक व्यक्ति का हालचाल पूछा जा रहा है। वहाँ पर इंसान इंसान समझा जाता है, आंकड़ा नहीं है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सरकार का तंत्र, वामपंथी पार्टियाँ और कम्युनिस्ट पार्टी का तंत्र, जो पंचायत हैं, जो नगर महापालिकाएं हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनका पूरा तंत्र, जो हमारे प्रोजेक्ट वर्कर्स हैं, ICDS यानी आंगनवाड़ी, आशा,
उनका पूरा तंत्र, कुटुम्बश्री जो एक तरह से ये बचत ग्रुप्स हैं, उनका पूरा तंत्र, यानी लाखों लाख कार्यकर्ता हैं जो हर एक इंसान से संबंध रखते हैं, संपर्क करते हैं और उसके हालचाल को लेने के साथ साथ उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं और उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये गुजरात मॉडल है जो अमानवीय है, जो केवल पूंजीपतियों को ही सबसे ज़्यादा मदद करने का काम करता है। ये नीरव मोदी, ये दूसरे तमाम लोग जो बैंकों का अरबों खरबों पैसा लेकर के भागे हैं, ये सब वहीं के हैं और इस सरकार के बहुत करीबी लोग थे। और आज भी हम देखते हैं वेंटिलेटर के मामले में कितना बड़ा फ्रॉड उनके करीब के लोगों ने किया है जनता के साथ। तो ये जो दो मॉडल्स के बीच का अंतर है, केरला मॉडल जो जनता के हित को ही सर्वोपरि रखते हुए काम करता है, और दूसरी तरफ गुजरात का मॉडल जिसके लिए आम आदमी, आम औरत कुछ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और आप नतीजा देखिए कि आज जो आंकड़े हैं आज के, केरला में आज तक 896 केस पहले, और कल परसों से जब से लोग वापस आ रहे हैं 49 केस और, यानी करीब करीब आप समझिए 125 केस हैं और 6 लोग अभी तक मरे हैं। और केरला की सरकार ने एक एक मरने वाले का नाम लिया, उसके साथ अपनी हमदर्दी को व्यक्त किया, उसको श्रद्धांजलि दी और माफ़ी मांगी कि एक को भी नहीं मरना चाहिए था। ये केरला की सरकार का व्यवहार है लोगों के साथ। और अगर हम गुजरात को देखें तो अभी तक 14,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि टेस्टिंग नहीं हो रही है। केसेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो लोग पॉजिटिव हैं उनका इलाज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार बताना नहीं चाहती कि इतने पॉजिटिव लोग हैं। इसके बावजूद 14,000 से ऊपर केसेस हैं और 918 लोग अब तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। लेकिन वहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वहाँ के जो पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि ये भी आंकड़ा बहुत कम है, इससे ज़्यादा लोग अब तक एक तरह से हम कहेंगे शहीद हो गए हैं। हम शहीद शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से इनमें से बहुतों की मौत हुई है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इन दो मॉडल्स के बारे में सारे आंकड़े इकट्ठा करके आप पर्चे बनाइए, आप पोस्ट करिए। लेकिन पोस्ट से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आप पर्चे बनाइए, आप पर्चों को बांटिए और आप लोगों को बताइए कि कितना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है कि इस दिवालिया गुजरात मॉडल को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके इस सरकार को सत्ता में बिठाया गया। और केरला का जो मॉडल है, जो मानवीय मॉडल है, उसको बिल्कुल उसकी हंसी उड़ा करके, उसको कम आंक करके उसको लोगों के सामने बिल्कुल रखा नहीं गया। लोगों के सामने रखने का काम हमारा और आपका है, तमाम उन लोगों का है जो जनवादी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जो जनता की भलाई को चाहते हैं, जो इस देश में ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिस परिवर्तन के तहत जनता की तमाम ज़रूरतों को ही आगे रख कर के सरकारें काम करेंगी और आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करना ही विकास समझा जाएगा। जो समाज का सबसे गरीब है, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनकी परेशानियां सबसे बड़ा एजेंडा का हिस्सा होगा सरकार की। ऐसा समाज हम चाहते हैं। और आखिर में मैं कहूँगी कि केरला की सरकार ने अपनी जनता को एक दूसरी महामारी से भी बचाने की पूरी कोशिश की है, और वो दूसरी महामारी है सांप्रदायिकता की महामारी। पहले दिन से चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो वहाँ के तमाम प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वहाँ तमाम सार्वजनिक
पदों पर बैठे हुए लोग हों, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक प्रचार को हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, सांप्रदायिक भेदभाव को हम यहाँ आने नहीं देंगे। और अभी हमने देखा कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए एक चर्च का सेट बनाया गया था, एक मंदिर से थोड़ी दूरी पर परमिशन लेकर के, और ये जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं उन्होंने जा कर के उसको तोड़ दिया। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सरकार की उपलब्धियों को जनता समझे, वो नहीं चाहते कि बाम की ताकत बढ़े, वो नहीं चाहते कि जनता की एकता बनी रहे। वो जनता की एकता को छिन्न भिन्न करके वहाँ पर अपनी गंदी और घटिया राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसी मामले में हम देखें कि गुजरात ने क्या किया, तो गुजरात ने भी हफ्तों महामारी की पूरी जिम्मेदारी को, कोरोना की पूरी जिम्मेदारी तबलीगी जमात के लोगों पर ही डालने की कोशिश की। लेकिन जब संख्या मरीज़ों की बढ़ती गई और तमाम ऐसे लोग मरीज़ ऐसे सामने आए जिनका कोई मतलब उस जमात से नहीं था, तो फिर उस जमात के ख़िलाफ़ उनका प्रचार कुछ शांत हुआ, लेकिन उनके इरादे क्या थे वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए एकता की लड़ाई को इस देश में, भाईचारे की लड़ाई को इस देश में आगे बढ़ाने के लिए भी केरला मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की जानकारी देश के कोने कोने में पहुंचाना हमारा और आपका काम है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा और आपका काम है। ये अगर हम लोग करने लगेंगे तो कोरोना से भी निपटेंगे, और इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता, जातिवाद, गरीबी और बेरोज़गारी की तमाम महामारियां फैली हुई हैं, उनको भी समाप्त करने की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर उनको पूछिए या इन पर डालिए, और मैं कोशिश करूँगी कि उनका भी मैं जवाब दूँ। कोई कह रहा गुजरात मॉडल फ्रॉड का दूसरा नाम है। सिर्फ फ्रॉड ही नहीं, बहुत ख़तरनाक फ्रॉड है। इससे बहुत जानें चली गई हैं, और इसको जिन लोगों ने मान करके सरकार बनाई उन्होंने भी बहुत इसका ज़बरदस्त भुगतान किया है। तो मुझे लगता है कि सवाल तो नहीं है, लेकिन आप लोग शायद बाद में सवाल सोच करके पूछना चाहेंगे। तो जो SFI बिहार का ये चलाते हैं फेसबुक पेज, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे अगर और इस पर चर्चा करना चाहते हैं या किसी दूसरे विषय पर या सवाल देना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और जब भी वो चाहेंगे कि मैं फिर आपके साथ मतलब मुलाकात करूं, अपनी बात को रखूं, तो मैं बहुत खुशी के साथ और गर्व के साथ उनका निमंत्रण स्वीकार करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। केरला की LDF गवर्नमेंट जिंदाबाद, केरला की जनता जिंदाबाद, और उस मॉडल को हम लोग देश के अंदर फैलाने का काम कर सकें, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको भी जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगी।